बरसात में मुलाकात धरती से ऐसे ही नहीं होती, क्योंकि धरती को भी धूप में जलना पड़ता है। बरसात से मुलाकात ऐसे ही नहीं होती, क्योंकि धरती को भी धूप में चलना पड़ता है। और शोहरत के शिखर पे दोस्तों ऐसे ही नहीं चढ़ा जाता, कभी कभी घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। तो बहुत बहुत स्वागत, गुड IMC, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं आशीष वडेरा, रीजनल हेड नॉर्थ जोन से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं IMC के इस विजयी भव प्रोग्राम के पहले सीजन के 5वें एपिसोड में। तो आज फिर से विजयी भव की कामना है। आज सब फिर से विजयी होने के लिए यहाँ पे आए हैं। IMC का एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम सभी को मिला है जहाँ पे हम बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद करते हैं इस प्लेटफॉर्म के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, कि हम लोग आगे बढ़े, हम सबकी कामनाएं हो, और उस विजयी को हासिल करने के लिए, उस सक्सेस लेवल पे जाने के लिए हमारे साथ बहुत सारे ऐसे शानदार लीडर्स जुड़ते हैं, बहुत सारे ऐसे IMC के अचीवर्स जुड़ते हैं जो समय समय पे हमें अपने बारे में बताते हैं, अपने बारे में, सक्सेस स्टोरी के बारे में हम उनकी जान पाते हैं कि कैसे IMC में आगे बढ़ा जाए, कैसे हम भी उन टॉप लेवल्स को हासिल कर पाए, किस प्रकार से हम भी IMC में ऊंचाइयों को, बुलंदियों पे छा जाए। तो वही आज के इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है विजयी भव, आज सारा दिन ये प्रोग्राम चलने वाला है और बहुत सारे लीडर्स आज भी हमसे मिलने वाले हैं। तो आज इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आपको मिलवाने जा रहा हूं। शुरुआत करते हैं। मैं चाहता हूं जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो बहुत समय से लगातार आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, अटेंड कर पा रहे हैं, तो आज शुरुआत करते हैं कैसे धुआंधार लीडर से, कैसे धुरंधर लीडर से। अगर मैं जिनके बारे में बात करूं तो कुछ चंद लाइनें मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं। कहते हैं, अगर उनके किरदार के बारे में बात करें कि कैसे वो जिंदगी में आगे बढ़े, कैसे उन्होंने IMC में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी, तो उनके बारे में 2 लाइनों के साथ मैं शुरू करता हूं। बोलते हैं कि उलझने बढ़ती गई और मैं झेलता रहा, उलझने बढ़ती गई और मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा और मैं खेलता रहा। तो ऐसी पारी खेली IMC में। मैं इनवाइट कर रहा हूं एक बहुत ही शानदार लीडर को, जो हमारे फतेहाबाद हरियाणा से बिलोंग करते हैं। आप सबकी जोरदार तालियों से वेलकम करते हैं IMC के एम्बेसडर स्टार मिस्टर सुरेश पिनार जी। जोरदार तालियों से हम वेलकम करते हैं जी। सुरेश जी हमारे बीच में आ चुके हैं। सर एक बार वीडियो ऑन कर ले प्लीज। जी, तो सर बिल्कुल हमारे साथ अभी ज्वाइन कर रहे हैं। एक सेकंड में, हो सकता है शायद कोई टेक्निकल। सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू और धन्यवाद जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म के आपके जी का वॉइस क्लियर आ पा रही। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच सर, आपका भी और IMC मैनेजमेंट का, और जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आने का आज मुझे मौका मिला, और आज आप लोगों ने जो मुझे मौका दिया, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जी जी सुरेश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका इस प्रोग्राम में। और विजयी भव का आज ये हम 5वां एपिसोड कर रहे हैं और शुरुआत आपसे हो रही है। तो आज बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं और बहुत सारे मैसेजेस, फोन कॉल्स मुझे भी आए कि सुरेश जी आ रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत सारी चर्चाएं होंगी और बहुत कुछ सीखने का मौका आज हमें आपसे मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं सर आपसे। विजयी भव के प्रोग्राम में, जैसे हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, कि हम चाहते हैं जितने भी IMC में हमारे साथ एसोसिएट जुड़ते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, दिल लगा के IMC को जिन्होंने अपनाया हुआ है, वो सब विजयी हो जाएं, वो अपने मंजिल को पा जाएं, अपने सपनों को पूरा कर लें। तो आज जैसे आपने IMC में शुरुआत करी, एम्बेसडर स्टार बने, बहुत बड़ा लेवल आज आपके पास है, आज बहुत सारे सपने आपने IMC से पूरे किए, वो उनकी भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि IMC से पहले लाइफ आपकी कैसी रही, कैसे चला, परिवार कैसा था, क्या करते थे आप? सर रही बात IMC से पहले की, तो कहीं ना कहीं वैसे तो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन आज मौका मिला है आपके माध्यम से, विजय भव प्रोग्राम के माध्यम से, आज अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में शेयर करने का। तो इससे पहले की अगर मैं बात करूं, तो मैं एक प्राइवेट नौकरी करता रहा। एक किराने की दुकान पे मैं नौकरी कर रहा था, जहाँ पे मेरी 6,000 रुपये महीने की सैलरी थी। और वहाँ किराने की दुकान के ऊपर मैं बात करूं तो लगभग 13 साल तक मैंने किराने की दुकान पे नौकरी करी। और ये जो किराने की दुकान पे जो नौकरी शुरू हुई थी, ये मैं 12-13 साल की उम्र का, तब से मैं किराने की दुकान पे नौकरी करता रहा। और लाइफ की अगर बात करें, थोड़ा सा पीछे जाएं, तो एक मध्यम परिवार में जन्म हुआ।
ठीक ठाक एक अच्छी फैमिली, जहाँ पे हम 3 भाई 1 बहन, हम पिताजी और मदर, एक अच्छा परिवार। और फादर मेरे फार्मर रहे, किसानी करते रहे। और धीरे धीरे किसान के हालात आज सब लोग जानते हैं कि हालात क्या हैं। तो कुछ समय के बाद जब मैं छठी क्लास में पढ़ रहा था तो मेरे फादर साहब एक्सपायर हो गए, और मजबूरन मैंने किराने की दुकान पे नौकरी करना शुरू किया, जी जहां पे मेरी 800 रुपये महीने की सैलरी थी। और उसी से लगातार लगातार करते करते जीवन जैसे तैसे चल रहा था। मतलब ये समझ लीजिए कि जिंदगी जी नहीं रहे थे, सिर्फ एक काट ही रहे थे, एक टाइम पास कर रहे थे कि जैसे तैसे जिंदगी कट जाए। और ये सफर बड़ा ही कठिन रहा। 13 साल इसको बोलते हैं, एक 13 साल मैंने लोगों की किराने की दुकान पे नौकरी कर करके अपने परिवार को पाला जी और यहाँ तक लेके पहुंचा। और 13 साल का सफर बड़ा कठिन रहा सर। इस के बारे में मैं वैसे तो कभी याद नहीं करना चाहता, लेकिन आज विजय भाव के माध्यम से आपने पूछा तो इन परिस्थितियों को मैं कभी भी याद नहीं करना चाहता। क्यों सर? बहुत बुरी परिस्थितियां थी। जब भी वो परिस्थितियां मुझे याद आती हैं, जब भी उनके बारे में मैं कभी सोचता हूं, तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि शायद ही किसी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां ना आए जैसी परिस्थितियां मेरी रही आईएमसी में आने से पहले। क्योंकि समय पता नहीं क्या करवाता है, भगवान को पता नहीं क्या मंजूर होता है। एक छठी क्लास में पढ़ रहे हैं, फादर एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि दूसरों के कपड़े पहन पहन के भी मैंने टाइम पास किया। आईएमसी से पहले की बात करूं तो जैसा जैसा मिल जाता था उनको छोटे बड़े करके टाइम पास में कर लेता था। तो लाइफ बहुत कठिन भरी रही सर, बहुत बुरी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा आईएमसी में आने से पहले। और रही बात आईएमसी में आने से पहले की, अगर मैं बात करूं तो कभी कभी जब बाजार में, अक्सर लोगों के साथ होता है, जिंदगी ऐसी रही कि कभी बाजार में कभी दिल करता था कि ये 10 रुपए की चीज खा लें, तो शायद मैं वो खाता नहीं था, 10 रुपए उल्टे जेब में डाल लेता था कि ताकि 10 रुपए बचा लूंगा तो शायद मेरे घर का गुजारा चल जाएगा। लाइफ बहुत बड़ी कठिन थी सर। एक दिन तो मुझे याद आ रहा है, मैं जब शॉप से घर पहुंचा था तो जैसे आके दोपहर का टाइम था, मैंने बोला मेरी वाइफ को कि खाना बनाइए। खाना बनाने के लिए चूल्हे में आग जलानी होती है, और आग जलाने के लिए 1 रुपए की माचिस की जरूरत पड़ती है, और मेरे पास वो माचिस के पैसे भी नहीं थे ताकि वो माचिस लाके हम आग जला लें। ऐसी ऐसी बुरी परिस्थितियां रही सर आईएमसी में आने से पहले। थैंक्स आईएमसी, जिसने आईएमसी ने इतनी बड़ी लाइफ बना दी, ऐसा लाइफस्टाइल दे दिया, ऐसी जिंदगी दे दी सर। आईएमसी में आने से पहले तो बहुत बुरी परिस्थितियां थी। चलते चलते छठी क्लास के बाद नौकरी करना शुरू किया, धीरे धीरे लाइफ चलती गई, धीरे धीरे शादी भी हो गई। शादी हुई तो मैं सोचता हूँ कई बार आशीष जी कि शादी हुई, मैं सोचता हूँ कि उन्होंने लड़की कैसे मुझे दे दी, क्योंकि मैं 6,000 की नौकरी कर रहा था, सामने वालों ने मेरा रिश्ता हो गया, लड़की दे दी, शादी हो गई। पता नहीं मैं कैसे सोचता हूँ, कई बार मैं सोचता हूँ कि कहीं ना कहीं किस्मत ने फिर अच्छा किया, मेरे साथ मेरी शादी हुई और मैं आज बड़ा खुश हूँ कि मेरा लाइफ पार्टनर मेरे साथ है और अच्छा रहा। धीरे धीरे जिंदगी और आगे बढ़ती गई, खर्चे बढ़ते गए, इनकम सोर्स नहीं थे। इनकम का सोर्स सिर्फ एक ही था कि मैं किराने की दुकान पे नौकरी कर रहा था। बस वो किराने की दुकान पे नौकरी करते 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 बड़ी बिटिया, एक खुशी आई मेरे घर में, मेरी बड़ी बिटिया का नाम सोनाक्षी है, वो आई और खर्चे बढ़ते गए जी और खर्चे बढ़ते गए, लेकिन इनकम बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। परिस्थितियां और खराब होती गई। एक किराए के मकान पे मैं आई थिंक शायद कुछ टेक्निकल है दोस्तों, कोई बात नहीं। अभी सर दोबारा हमारे साथ अभी ज्वाइन कर लेंगे और तब तक वेट कर लेते हैं। लेकिन जितनी स्टोरी अभी तक मैंने सुनी है बहुत ही दिल को छुई है, और बहुत ही ऐसा लगा कि कोई व्यक्ति की हालात कभी किसी पे ऐसे आ जाते हैं तो कैसा जीवन होता है, हम उसको बेहतर अच्छे से जान पाते हैं। तो सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सर, प्लीज कंटिन्यू। तो मैं बात कर रहा था कि परिस्थितियां और बिगड़ती गई। जब छोटी बिटिया मेरी हुई तो जी उस समय परिवार में एक बहुत बड़ी समस्या मेरे ऊपर पड़ी। शायद ही परिवार ऐसी समस्या किसी के ऊपर ना आए, मैं चाहूंगा भगवान करे ऐसी समस्या ना आए। जब छोटे वाली बिटिया की डिलीवरी का समय था तो उस समय जब मैं दुकान पे नौकरी कर रहा था तो मैडम का खून जो है 3 ग्राम रह जाता है, और मैं हॉस्पिटल में एडमिट करता हूँ। अग्रवा अगरसेन मेडिकल्स है, वहां पे मैंने एडमिट किया। करीबन 15 दिन तक मैं वहां पे रहा और ऐसा बुरे हालात मेरे हुए। आखिरकार डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि सर यहाँ पे डिलीवरी नहीं हो पाएगी, आप ऐसा करिए, इनको किसी बड़े हॉस्पिटल में या रोहतक में एक बड़ा पीजीआई है उसमें आप इसको लेके जाइए। पैसा मेरे पास नहीं था, मैं कैसे लेके जाता।
पूछिए मत उस समय मेरे दिमाग में क्या चल रहा था। मेरे को लग रहा था कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, ऐसी परिस्थिति मेरे सामने आई। और कैसे ना कैसे करके मैंने उनको अपेक्स हॉस्पिटल सिरसा में एडमिट कराया। और उस समय मैं जानता हूं कि पैसे की वैल्यू क्या होती है। उस समय ने मुझे बताया कि वाकई में आज मैं पिता तो हूं, लेकिन एक अच्छा पिता, एक अच्छा हस्बैंड आज मैं नहीं बन पा रहा हूं। मैं अपने आप को साबित नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि उस समय सिर्फ और सिर्फ अगर मेरी वाइफ की जान बचाने के लिए अगर कुछ चाहिए था, मेरी बिटिया की जान बचाने के लिए कुछ चाहिए था, तो वो पैसा चाहिए था, और वो पैसा मेरे पास नहीं था। सच बता रहा हूं, उस दिन मैं बाहर बैठा रो रहा था और सच में पता लग रहा था कि पैसे की वैल्यू क्या है। और ऐसी परिस्थिति आई कि उस समय अपेक्स हॉस्पिटल सिरसा में एक हॉस्पिटल है, अपेक्स हॉस्पिटल है रानिया रोड के ऊपर, जी जी। उसमें मैंने मैडम को एडमिट किया। और सौभाग्य की डॉक्टर अच्छी थी कि डिलीवरी हो गई, पैसा लगा बहुत सारा, डिलीवरी तो हो गई, कर्जा इतना हो गया क्योंकि पैसा था नहीं। सौभाग्यशाली रात, जिस दुकान पे मैं नौकरी कर रहा था, कि उस व्यक्ति का भी धन्यवाद करता हूं मैं, जिस समय उस परिस्थिति में भी उन्होंने मेरा साथ दिया और उन्होंने मुझे कर्ज दिया 2.5 लाख रुपए। मायने रखता है, 6,000 की नौकरी करने वाले व्यक्ति को उन्होंने 2.5 लाख का कर्ज दिया। और फाइनली मेरी वाइफ बच गई, मेरी छोटी बिटिया जिसका नाम सलोनी है वो भी बच गई, जो 1 किलो 100 ग्राम का वजन था। उसके बाद संजीवनी हॉस्पिटल सिरसा में उसको रखा गया, जो सिरसा में ही है, फ्लाईओवर के पास। अगर आप देखेंगे कभी, बहुत सारे लोग सिरसा से हैं तो जानते हैं। तो उसके बाद मेरी परिस्थितियां और खराब होती गई और मैंने समझ लिया था कि अब मेरी जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं है। मेरी आने वाली पीढ़ियां भी शायद इसी सेठ के नौकरी करती रहेंगी, क्योंकि 6,000 रुपए की नौकरी से कभी भी 2.5 से 3 लाख का कर्ज उतरने वाला नहीं था। परिस्थितियां बहुत खराब थी मेरी, जिस समय आईएमसी से पहले की अगर मैं बात करूं। जी 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 आज बिल्कुल सर। तो बहुत बुरा दौर रहा सर, आशीष सर, आईएमसी से पहले। तो ऐसा दौर किसी की जिंदगी में ना आए सर। जी मैं बहुत अच्छे से मैं समझ पा रहा हूँ, और बिल्कुल जैसे आप बता रहे हैं, और ऑब्वियसली आपकी स्टोरी कहीं ना कहीं बहुत सारे साथियों के साथ रिलेट करती है। लेकिन चलिए, आज वैसे कुछ और है, आज का समय कुछ और है, वो परिस्थितियां बदल गई। और वही शेयर मैं जो पहले बोल रहा था, मेरा दिल से एक बार फिर से आ रहा है कि एक बार फिर से आप जैसे चीजों के लिए बताने का दिल करता है, या दर्शकों के लिए हम बता देते हैं कि आप पे बिल्कुल सूट करता है कि उलझने उलझने बढ़ती गई, मैं झेलता रहा। ऐसा ही है, उलझने बढ़ती गई और मैं झेलता रहा, वक्त ने मैदान में उतारा और मैं खेलता रहा। तो आप बिल्कुल, आप बहुत अच्छे से निकल के आए हैं। वो टाइम होता है एक व्यक्ति की जिंदगी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, टाइम निकला तो ऐसा कौन सा ऐसा पल आया, या बोलते थे कि आपका हिस्टोरिक वो मोमेंट बन गई जब आपकी लाइफ में आईएमसी आई? सर मैं सबसे पहले तो आईएमसी में आने से पहले, सबसे पहले तो मैं अपने अपलाइंस, मेरे आइडियल, मेरे गुरु मिस्टर महावीर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, जिन्होंने इतना खूबसूरत बिजनेस मुझे दिया। और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सबसे पहले तो आईएमसी मैनेजमेंट का, कंपनी के फाउंडर एंड चेयरमैन माननीय श्री अशोक भाटिया जी का, कंपनी के एमडी मिस्टर सत्यन भाटिया जी का, जिन्होंने इतना खूबसूरत बिजनेस, इतना खूबसूरत प्लेटफॉर्म, ये हमारे भारत के अंदर एक ऐसा प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया। उनका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे आइडियल मिस्टर महावीर सर, एक समय था जब सर मेरे पास आते थे। सर बुना में कनोपी लगाते थे, आते थे शुरुआती दौर में कनोपी लगाते थे, मेरी दुकान के सामने लगाते थे। और वहीं पे एक मेरे दोस्त थे जो बर्गर की रेडी लगाते थे मेरी दुकान के बिल्कुल सामने। आज मुझे बताते हुए कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो आज मेरे साथ है नहीं है, मेरी अपलाइन रहे, स्पॉन्सर रहे। जी उनकी जान पहचान महावीर सर से होती है, और उनके माध्यम से मेरी पहचान महावीर सर से होती है, जो बर्गर की रेडी लगाता था मेरी बिल्कुल शॉप के सामने। उनका नव भारत नाम है, बहुत सारे लोग जो लोकल हैं वो जानते भी होंगे। उनके माध्यम से मेरी मुलाकात महावीर सर से हुई। बड़ा ही खास दिन था जिस दिन पहली बार महावीर सर मेरे पास आए। और पहला दिन जब मेरे पास सर आए थे तो मैंने इसको सीरियसली नहीं लिया था सर, क्योंकि मुझे लगता था कि ऐसा कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में कोई भी व्यक्ति जब आता है तो वो 10,000 5,000 कमाने के लिए नहीं आता, दाल रोटी कमाने के लिए नहीं आता, और ना ही यहाँ पे दाल रोटी कमाने की बात की जाती है। तो जब मेरे सामने पहली बार बताया गया कि सुरेश कुमार जी आप जब इसमें आ जाएंगे तो आप लाखों रुपए महीने के कमा सकते हैं, तो मैंने 7-8 महीने तक इस चीज को अवॉइड किया। मैंने बिल्कुल भी सर की बात नहीं सुनी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि एक 6 क्लास पढ़ा हुआ व्यक्ति, 6ठी क्लास से आगे मैं कभी स्कूल में नहीं गया, मुझे लगता था कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो वो एक पल था 21 जनवरी 2016, 12:47 का वो खूबसूरत समय था जिस दिन ये बिजनेस मेरे सामने आया।
और भगवान के रूप में, सॉरी महावीर जी के रूप में एक भगवान मेरे पास आए, मिस्टर महावीर सर जी ने मुझे आईएमसी बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस कराया। और थैंक्स दोबारा से महावीर सर का, जो इतना खूबसूरत बिजनेस मुझे दिया सर। जी जी। तो लगभग ऑब्वियसली होता है कि जब कोई व्यक्ति प्लान बताता है या आईएमसी डायरेक्ट सेलिंग के बारे में बात करता है, तो बोलते हैं कि शुरू में कि आप बहुत अच्छे लेवल पे जाएंगे, बड़ी अच्छी इनकम आएगी, पैसा कमाएंगे। और ये भी समझ में आती है कि यार जो आपने अपनी परिस्थितियां बताई कि कहाँ पे 6-7 हजार रुपए महीने के कमाते हैं और कहाँ लाखों की बात हो रही है, तो शुरू में बिलीव नहीं होता। लेकिन ऐसा मोमेंट कब आई कि जब आपने बिलीव करना भी शुरू कर दिया? शुरुआत में सबके साथ ऐसा होता है, ये बहुत सारे लीडर्स बताते हैं, उनकी जर्नी से सुनने को मिलता है। लेकिन आप ऐसे मोमेंट कब आई कि हाँ यार अब ये आईएमसी है जिसमें हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत बड़ा काम किया जा सकता है, वो आपको कब महसूस हुआ? सर देखिए, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मेगा इवेंट्स, बड़े प्रोग्राम्स का बहुत बड़ा महत्व रहता है। ये ऐसा सभी लीडर, जिस भी लीडर से आप बात करेंगे तो वो हमेशा एक बात बोलेंगे, बड़े बड़े इवेंट से लीडर तैयार होते हैं, जितने भी बड़े प्रोग्राम होते हैं वहां से लीडर निकल के आते हैं। एक प्रोग्राम था दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम का, वो प्रोग्राम था, वो आज वाकई मुझे आज भी याद रहता है, क्योंकि मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वही था। वहीं से मेरी लाइफ में बड़ा बदलाव आना शुरू हुआ। महावीर सर ने मुझे बोला कि सर एक दिल्ली में प्रोग्राम है हमारा, तालकटोरा स्टेडियम के अंदर वो प्रोग्राम था, बहुत सारे साथी मेरे साथ उसमें थे, सोनू वर्मा जी हैं, वो भी फर्स्ट प्रोग्राम था हमारा, हम सब लोग गए। और सर ने मुझे बोला, और उस दिन परमपिता परमात्मा की मेरे ऊपर एक असीम कृपा थी कि उस दिन मैंने सर को यस बोल दिया कि सर मैं ठीक है दिल्ली चलने के लिए तैयार हूं। लेकिन सर वो दिल्ली का एक वाक्य है मुझे, जिससे मुझे बदलाव आया, लेकिन उसके बारे में जरूर बताना चाहूंगा। वो दिल्ली का प्रोग्राम जो था बहुत ही मेरे लिए खास था। क्यों खास था? क्योंकि उस दिन मैंने सर को एक बात बोली, सर मैं प्रोग्राम में जाने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मेरे सामने एक बड़ी बुरी परिस्थिति है कि मैं प्रोग्राम में तो चला जाऊंगा, लेकिन मेरे पास इतने अच्छे कपड़े नहीं है, इतने अच्छे कपड़े मेरे पास नहीं है कि मैं प्रोग्राम में चल के जा सकूं। और उस प्रोग्राम में सर ने बोला था कि ड्रेस कोड के साथ ही एंट्री होगी। और सर ने मुझे बोला कि सर शायद ऐसा बुरा दिन कि मैं अपने प्रोग्राम में जाने के लिए मेरे पास खुद के कपड़े नहीं थे। सर ने मुझे अपनी टी शर्ट दी, अपनी एक पैंट दी, और उस प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए मैं फाइनली दिल्ली पहुंचा। और दिल्ली में पहुंचने का मेरा मकसद आईएमसी नहीं था सर, मैं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे पता नहीं था उससे पहले आईएमसी से, इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, आईएमसी के बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, कि ऐसा कुछ हो सकता है, इतना बड़ा हो सकता है। तो मैं सिर्फ दिल्ली देखने के लिए, क्योंकि मेरी लाइफ में मैंने दिल्ली का नाम सुना था, क्योंकि आईएमसी से पहले तो मैं दुकान के बारे में जानता था, सुबह 7 बजे दुकान पे जाना था, रात को 10 बजे घर पे आना था, इतना कुछ जानता नहीं था दुनिया के बारे में। खाली दिल्ली देखने के चक्कर में मैंने यस किया और सर के साथ में दिल्ली तालकटोरा स्टेडियम में पहुंच गया। जैसे पीरागढ़ी हम पहुंचते हैं तो मैंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को देखना शुरू किया। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था आईएमसी बिजनेस में। दिल्ली के अंदर मैंने देखना बड़ा बड़ी बिल्डिंग है, बड़ा कुछ। और जब मैं तालकटोरा स्टेडियम के अंदर फाइनली पहुंचा तो मैंने जब वहां पे देखा, क्योंकि जब बड़े प्रोग्राम में हम जाते हैं सर, तो वहां पे जाने के बाद हमें हमारे जैसे लोग मिलते हैं, हम अपने जैसे लोगों से रिलेट करते हैं। जब हमारे जैसा कोई व्यक्ति वहां पे मिलता है तो हमें लगता है कि ये व्यक्ति कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। क्योंकि जब मैं महावीर सर से मिलता था या फिर और सारे लोगों से मिलता था, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो हमें लगता है ये पढ़े लिखे हैं, ये ऐसा कर सकते हैं, इनके पास नॉलेज होगा। तो हमें जब थोड़े लोगों से मिलते हैं, छोटी मोटी मीटिंग्स में मिलते हैं, तो हमें लगता है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तालकटोरा स्टेडियम में जाने के बाद मैंने मेरे जैसे ही बहुत सारे कम पढ़े लिखे लोगों से मिलने का मौका मिला और उनको सक्सेस को देख के मेरे अंदर भी एक जोश और जुनून आया, क्योंकि मैंने देखा कि उनकी भी 2 आंखें हैं, उनके 2 कान हैं, एक मुंह है, ऐसा ही शरीर है, सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं है। उनका सिर्फ प्रोग्रामिंग का फर्क था, उनका माइंड सेट था कि हाँ मैं कर सकता हूं, उनको खुद पे विश्वास था। और वो आईएमसी के अंदर चेयरमैन और क्राउन प्रिंस बन चुके थे। उनको देखते हुए मुझे जोश और जुनून आया और मैंने उस दिन ये निर्णय लिया कि आज के बाद मेरा पहला प्यार भी आईएमसी है और आखिरी प्यार भी आईएमसी है, जिसकी बदौलत आज, उस निर्णय की बदौलत आज मैं यहाँ आज आप लोगों के सामने हुआ। जी जी, वाह वाह, क्या बात है। मतलब स्टोरी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पे जाके टर्निंग पॉइंट आता है। और वो बाकी ये मेगा इवेंट होते हैं जहाँ पे हम बहुत सारे साथियों से मिलते हैं और जुड़ते हैं, उनसे पता चलता है कि यार ये कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों, जितने भी लाइव दर्शक हमें सुन रहे हैं, एक बार आप अपने कमेंट में या लाइक डाल के भी बता सकते हैं कि आपको भी प्रोग्राम अच्छा लग रहा है और बातें सुरेश जी की बड़ी शानदार लग रही हैं। तो और ज्यादा से कोशिश कीजिए, शेयर भी कीजिए इस लाइव प्रोग्राम को, क्योंकि
जितने भी एसोसिएट्स हमारे आपकी टीम्स में हैं उन तक भी ये मैसेज पहुंचे कि सर की जर्नी के बारे में हम जाने और इनसे सीख के हम आगे बढ़े। तो आगे बढ़ते हुए बहुत सारे कमेंट आने शुरू हो गए हैं, मैं देख रहा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। तो एम्बेसडर स्टार तक का सफर सुरेश जी कैसा रहा, कहाँ वो दिल्ली का टर्निंग पॉइंट जहाँ पे आपने डिसाइड किया और आज थोड़े समय के अंदर एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट किस चीजों में बदल गया, वो भी हम आपसे बिल्कुल जानना चाहेंगे। कैसे आप एम्बेसडर बने, कैसे चेयरमैन बने, कैसा सफर रहा आपका एमसी का? देखिए सर, जो अपना जर्नी रही आईएमसी में आने के बाद, तालकटोरा स्टेडियम के बाद जो जर्नी शुरू हुई, उसके बाद मैंने काम करना शुरू किया। और इतना आसान नहीं था मुझे काम करना मैं काम शुरू कर पाता, क्योंकि उस दिन के बाद मुझे एक बहुत बड़ा एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लेना था सर, कि मैं एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लेकर काम करूं। निर्णय में मैंने ठान लिया था कि मैं आज के बाद आईएमसी करूंगा, लेकिन मेरी जीवन के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जहां पे मैं नौकरी कर रहा था और 99% लोगों के सामने ये प्रॉब्लम्स आती है जो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो 10,000 की कर रहे हैं, 15,000 की कर रहे हैं, 20,000 की कर रहे हैं। क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे बहुत बड़ा निर्णय था ये, क्योंकि मुझे एक चीज को छोड़कर मुझे दूसरे को स्टार्ट करना था। कहीं ना कहीं मुझे एक बड़ा निर्णय लेना था और मैं रसमंजिश में था। मैं सोच रहा था कि क्या करूं क्या ना करूं। तो मैंने एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि जो मैं कर रहा हूं, निर्णय लेने से पहले कुछ चीजें मेरे दिमाग में उधेड़ बुधेड़ चल रही थी कि मुझे आईएमसी करना है, लेकिन कैसे करूं। एक किराने की दुकान पे सुबह 7 बजे जाकर रात को 10 बजे आकर ये काम होने वाला नहीं है। तो आईएमसी शुरू होने से पहले मेरे दिमाग में एक ही बात दिमाग में आई कि सबसे पहले मैंने सोचा कि जो मैं कर रहा हूं, जो मैं आज कर रहा हूं, इससे आने वाले 5 साल में मैं क्या बन सकता हूं। तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई आशीष जी, कि आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा 6,000 से 10 से 12,000 की इनकम पे तो पहुंच सकता है। तो इससे तो तेरे बच्चों का कुछ होने वाला नहीं है, इससे तो तेरे बच्चे अच्छे स्कूल में जाने वाले नहीं है, इससे तो तेरे बच्चों के लिए अच्छी गाड़ी आने वाली नहीं है, इससे तो तेरा अच्छा घर बनने वाला नहीं है। तो मेरे दिमाग में एक ही बात आई कि सुरेश कुमार, कम से कम जो तू आज कर रहा है, इससे तो तेरी लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। और उसी दिन मैंने एक स्ट्रॉन्ग निर्णय लिया और मैंने जाके सेठ जी को बोला, हाथ जोड़ के नमस्कार किया और मैंने उनसे एक रिक्वेस्ट करी कि सर, सेठ जी, मैं आज के बाद दुकान पे नहीं आऊंगा, क्योंकि मैंने एक नया काम शुरू किया है और मैं वो काम करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि 2 साल का मुझे आप समय दीजिए। 2 साल के बाद अगर कोई भी आपका पैसा देना है तो मैं एक एक पैसा आपका देने के लिए तैयार हूं, लेकिन 2 साल का समय मुझे दीजिए। और मैंने 2 साल का सर समय लिया और आईएमसी करने का निर्णय लिया और अपने घर पे आके मैंने अपने बच्चों को, मेरी बीवी को बोल दिया कि आज के बाद मैं आईएमसी करूंगा। आज के बाद अगर कोई सामान अपने घर में यूज होगा तो वो आईएमसी का होगा। और मैंने सर काम करना शुरू किया। मैंने पैदल जाके काम करना शुरू किया, लोगों को पैदल जाता, जैसे तैसे बसों में जाता, ऑटो में जाता। धीरे धीरे मैंने जाके लोगों को बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया जी। और धीरे धीरे आगे जर्नी बढ़ती गई। जी जी, तो शुरुआती दौर में कभी देखा जाए, जैसे सुरेश जी आप एम्बेसडर स्टार पे गए, तो वो एक काम का डिसीजन बहुत बड़ा काम करता है, हम जान सकते हैं इसको, मैं बिल्कुल मान सकता हूँ आपकी बात। लेकिन वो डिसीजन के बाद कई बार होता है ना कि बहुत सारे नए साथी भी आते हैं, उनके साथ भी होता है कि यार काम के शुरुआती दौर में वो थोड़ा स्लो चलता है या धीरे धीरे हम अपनी टीम को आगे बढ़ा पाते हैं, नेटवर्क बहुत ज्यादा बड़ा बनता नहीं है। तो वो जो बिगिनिंग का स्ट्रगल था, या जब तक आप कर रहे थे, वो आपने इनकम कैसे कमाना शुरू किया, या आप अपने खर्चों को कैसे मीटअप कर पाते थे? जैसे किराने की दुकान पे आपको कोई सैलरी मिलती होगी और यहाँ पे आपने वो इनकम कैसे कमानी शुरू करी? बिल्कुल बिल्कुल सही क्वेश्चन है सर, आपने बिल्कुल सही बात को पूछा। और वाकई में ये शुरुआती दौर में जब भी कोई लीडर आता है, तो जब भी कोई साथी काम शुरू करता है, तो सबसे बड़ी चैलेंज उसको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आती है, जो मेरे सामने भी आई और 99% लोगों के सामने फाइनेंशियली प्रॉब्लम शुरू में आते हैं। क्योंकि जहां से मेरा घर चल रहा था, जहां से मेरे घर का राशन आ रहा था, जहां से मेरे घर में दूध पानी सब चल रहा था, जहां से मेरे बच्चों का पालन पोषण चल रहा था, वो सोर्स मेरा बंद हो गया था। क्योंकि मैंने किराने की दुकान तो छोड़ दिया था और छोड़ने के बाद जब मैंने आईएमसी शुरू किया तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आई
तो उस समय की अगर मैं बात करूं तो मैंने एक शुरुआती दौर में रिटेलिंग के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया। रिटेलिंग एक ऐसी चीज है जो आदमी को शुरुआती दौर में सबसे ज्यादा मजबूत बनाती है और फील्ड में काम करने के लिए मोटिवेट करती है। जब मैं लोगों से मिलने जाता तो मेरा हर रोज का एक टारगेट होता था। मैंने टारगेट बना के काम करना शुरू किया। टारगेट मेरा क्या था कि मैं सोचता था कि 6,000 दुकान पे मिलते हैं, और उस समय 130 रुपए की श्री तुलसी आती थी, हमारी श्री तुलसी आती थी, और 195 रुपीज उसका 195 रुपये एमआरपी था। तो मैं हर रोज टारगेट आशीष जी बनाता था कि मुझे हर रोज 5 तुलसी पर डे सेल करनी ही करनी है। जब तक 5 तुलसी सेल नहीं होंगी मैं घर नहीं जाऊंगा। और मैंने एक रूटीन बना लिया था कि मैं भुने हुए चने मेरे साथ रखता था, चना भुना हुआ रखता था कि मैं चने खा के टाइम पास कर लूंगा जब तक 5 तुलसी सेल नहीं होगी। क्योंकि 200 से 300 रुपए रिटेलिंग से मुझे हर रोज चाहिए ही चाहिए थे। रिटेलिंग शुरुआती दौर में जब हम करते हैं तो रिटेलिंग से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। तो रिटेलिंग मैंने शुरुआती दौर में करना शुरू किया। 1 to 1 जाके कनोपी मैंने लगाना शुरू किया, जिससे रिटेलिंग मेरे घर में आती थी, जो पॉकेट मनी आती थी उससे मेरा घर चलता था, और उसी के साथ मैंने आगे बढ़ना शुरू किया। रिटेलिंग की सर मैंने शुरुआत की। तो उसके बाद फिर टीम धीरे धीरे डेवलप हुई। जी सर। जी जी। तो टीम में अभी अगर मैं बात करूं तो अभी देश विदेश में अभी हम शुरू कर रहे हैं, तो देश में किन किन राज्यों में आपके बेसिकली नेटवर्क अभी आज के समय में, या टीम्स की बात करें तो कहाँ कहाँ काम हो रहा है? अपने देश की बात करें सर? अपने देश की बात करें। अपने देश की बात करें तो अभी तो अपने देश में अगर बात करें तो हरियाणा में बात लीजिए। हरियाणा में एक बहुत बड़ी टीम है, यूपी में एक बहुत बड़ी टीम है, एमपी में एक बहुत बड़ी टीम है, वेस्ट बंगाल में एक बहुत अच्छी टीम शुरुआत हो गई है। तो हरियाणा, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, आज पूरे भारत में एक नेटवर्क जो है फैल चुका है। एक बहुत बड़ी टीम है। आज करीबन बात करें तो 20,000 लोगों के करीबन आज हमारी टीम हो गई है सर। क्या बात है, वाह वाह। और ये भी दर्शक जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एम्बेसडर स्टार नहीं है, बहुत सारे अचीवर भी आपकी टीम में हैं। जो जो मेरी नॉलेज में आया है, लगभग 10 से 12 चेयरमैन भी आपकी टीम में ऑलरेडी है। जी 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 जी, 12 चेयरमैन मेरी टीम में हैं सर, जी जी। जिसमें शानदार लीडर हैं। मिस्टर शुरुआती दौर में जब मैंने काम शुरू किया तो मेरे साथ बहुत ही शानदार लीडर आए, जिन्होंने मेरे साथ काम शुरू किया, जो आज मेरी टीम में चेयरमैन है। धीरे धीरे चेयरमैन बने मिस्टर कृष्ण धूपिया जी, नरवाड़ा डिस्ट्रिक्ट जींद से हैं, हरियाणा से ही हैं। और जी उसी के साथ साथ एक और चेयरमैन मेरी टीम में निशा सिंह जी, जो हरियाणा से हैं। बेसिकली उनका जो है अयोध्या की वो है, उनके मायका जो है अयोध्या में है। उसी तरीके से मिस्टर जसवीर जांगड़ा जी, मिस्टर किशन धूपिया जी, रोहतास बेनीवाल जी, प्रदीप जी, रंजीत जी, और नवनीत मलिक जी, और बहुत सारे लीडर्स जो आज चेयरमैन है मेरी टीम में है सर। 12 चेयरमैन है। यानी कि आगे अकेले नहीं बढ़े, टीम को भी साथ लेके आगे बढ़े, बहुत सारे लोगों को भी आपने सक्सेसफुल किया है। जी बहुत बहुत दोस्तों, बड़ा मजा आ रहा है। सर की स्टोरी अभी तो शुरुआत है, अभी हमने बहुत सारी बातें करनी और बहुत कुछ जानना है सर की स्टोरी के माध्यम से कि ये कैसे आगे बढ़े। तो चलिए, बीच में छोटा सा एक जो एक कहते हैं ना कि बहुत ही अच्छा और मजेदार पॉइंट होता है कि कहाँ से लाइफ शुरू हुई, जॉब शुरू करी, एक पेरेंट्स का साया सर पे ना होना, 800 रुपए की नौकरी शुरू करके एक व्यक्ति 6,000 की नौकरी छोड़ता है और आईएमसी में आता है, अपने घर का गुजारा करने के लिए रिटेलिंग करता है, पैसे कमाता है, आईएमसी के प्रोडक्ट्स को सेल करता है और आज आईएमसी में एम्बेसडर स्टार है। काबिले तारीफ काम, काबिले तारीफ मेहनत जिसकी हम बात कर सकते हैं। लेकिन इन चीजों को करते करते, चाहे हम बिगिनिंग की बात करें, स्लो किया, लेकिन आज बहुत सारी अचीवमेंट्स सुरेश जी के पास हैं। तो सुरेश जी, आपसे ही जानना चाहेंगे आपकी अचीवमेंट्स के बारे में कि आईएमसी में आपने क्या क्या अचीव किया है अब तक। तो अचीवमेंट की बात करें तो सर, आज वाकई में बताते हुए बड़ा प्राउड फील होता है। आज मुझे गर्व होता है कि आज मैं आईएमसी जैसे ऐसे खूबसूरत बिजनेस का हिस्सा हूं। आज जैसे सुंदर प्लेटफॉर्म पे मैं काम कर रहा हूं। अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो सर, आईएमसी के माध्यम से जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने करीबन बात करूं तो पहली अचीवमेंट तो मानते हैं कि यहाँ पे पैसा आना था। कि जब एक अच्छा पैसा आता है, जो ड्रीम होता है व्यक्ति का कि मेरे घर में एक अच्छी इनकम आए। बेसिकली अगर बात करें तो पहली अचीवमेंट मुझे पता चल गया था कि जब मेरे घर में पहली एक इनकम आई थी 290 रुपए की। धीरे धीरे जब मैंने डायमंड बना, मैं डायमंड बना तो उस समय मैंने 1 लाख से प्लस इनकम मेरी थी। 1,02,217 रुपए की मेरी इनकम थी। पहली मैंने अचीवमेंट ली, पहली गाड़ी थी मेरे जीवन की। सच बताऊं, मैंने मेरे भाई को बोला कि एक छोटा सा मकान था, जिसमें मैंने बोले भाई को बोला कि यहाँ पे गेट लगा दो, और गेट लगाया तो उन्होंने बड़ा छोटा सा गेट लगा दिया। और कुछ दिनों के बाद मैंने एक पहली अचीवमेंट ली
बहुत बड़ा सपना था मेरे लिए। कभी मैं सोचता था कि मेरे पास एक छोटी सी गाड़ी आ जाए, मारुति 800 आ जाए, आल्टो आ जाए, 50-40 हजार रुपए की, जैसे तैसे करके आ जाए, बस एक गाड़ी हो जाए तो बस समझ लो मैं जग जीत लूंगा। लेकिन आईएमसी के माध्यम से मेरी पहली गाड़ी 8 लाख रुपए की टाटा टियागो गाड़ी मैंने, मेरी पहली गाड़ी मैंने अचीवमेंट की आईएमसी बिजनेस के माध्यम से। उसी के बाद मैं जब धीरे धीरे बिजनेस आगे बढ़ता गया तो दूसरी गाड़ी जो मैंने अचीवमेंट करी, बहुत बड़ा ड्रीम था मेरा कि मैं कभी इतनी बड़ी गाड़ी लूंगा, तो पहली दूसरी गाड़ी मेरी टाटा हैरियर। और रिसेंटली अभी तीसरी गाड़ी जो मैंने आईएमसी बिजनेस से ली है वो ली है टाटा टैगोर। तो 3 गाड़ियां सर मैंने अचीवमेंट करी। और दूसरी बात, जो हर मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम था कि मेरे एक अच्छा मेरा एक घर हो जहां पे मेरे बच्चे आराम से सो सकें, एक अच्छा अच्छा आलीशान बढ़िया शानदार एक अच्छा घर आज मेरे पास है, जहां पे मेरे बच्चों को गर्मी में गर्मी नहीं लगती और सर्दी में सर्दी नहीं लगती। थैंक्स आईएमसी, जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मुझे मिला, तो आईएमसी के माध्यम से ये अचीवमेंट रही। इनकम की बात करें तो आज एक अच्छी खासी इनकम आज है सर। नहीं बिल्कुल, अब मैं मान सकता हूँ कि 3-3 गाड़ियां अगर आपने परचेज कर ली हैं, घर बना लिया है, तो इनकम कैसी होगी ये हमारे सारे दर्शक भी जान सकते हैं। जी बिल्कुल। और ये भी सुनने में है कि बहुत देश विदेश की यात्राएं आपने बहुत करी हैं आईएमसी के माध्यम से। हाँ बिल्कुल सर, ड्रीम होता है। मैंने वैसे पहला मेरा, मैंने कभी जब बच्चे छोटे होते थे तो जब ऊपर से गुजरते हुए जहाज देखते थे लगता था कि अरे बाप रे, ये इतनी छोटी सी जहाज होती होगी, पता नहीं था कि इतना बड़ा जहाज भी होता है। हर आदमी का ड्रीम होता है कि वो देश विदेश की यात्रा करे, फ्लाइट की यात्रा करे, बड़ा लगता था। वैसे बेसिकली मुझे पहली बार तो महावीर सर के साथ वाराणसी से आने का मौका मिला था। फ्लाइट में बैठे थे, हमें ये भी नहीं पता था कि फ्लाइट में आधार कार्ड के माध्यम से बैठा जाता है, पासपोर्ट के माध्यम से बैठा जाता था। हमें लगता था कि इसके लिए वीजा ही लगता होगा जहाज में बैठने के लिए, जी पासपोर्ट बनवाना ही पड़ता होगा। तो वाराणसी से दिल्ली आने का पहली बार मौका मिला था, वो भी आईएमसी बिजनेस के माध्यम से ही महावीर सर के साथ मुझे सफर करने का मौका मिला था। और जब पहली बार जब हम फ्लाइट में बैठे थे तो हम, सर भी पहली बार था, मेरा भी पहली बार था, तो हमने बड़ा जकड़ के ना सीट को पकड़ के रखा हुआ था कि कहीं ना कहीं हम गिर ना जाए, ऐसा क्या होने वाला था। एक बहुत बड़ा जी डर था कि ये हवा में कैसे उड़ेगी। वो भी आईएमसी के माध्यम से हुआ। उसके बाद फिर मैंने 3 बार विदेश यात्रा, बैंकॉक की अगर बात करें, बैंकॉक में जाने का पहली बार मुझे मौका मिला। उसके बाद अभी पुकेट का मौका मिला, फिर मलेशिया का टूर भी हमारा हुआ। तो 3 विदेश यात्रा मुझे आईएमसी के माध्यम से जाने का मौका मिला। जो हर व्यक्ति का एक ड्रीम होता है कि वो विदेश यात्रा करे, घूमे फिरे, तो वो दूसरा सपना भी मेरा जो है आईएमसी के माध्यम से दो बार मुझे जाने का मौका मिला सर। जी जी बिल्कुल। और एक ऐसा होता है ना कि किस मोड़ पे जिंदगी आ जाती है, कहाँ से शुरुआत करते हैं, कहाँ पे पहुंच जाते हैं, और आप सारे सपने पूरे कर पाए हैं तो वो बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे लोगों के सपने आपके माध्यम से पूरे हो रहे हैं। यही आईएमसी है और यही हमारा विजयी भव प्रोग्राम है कि सब लोग जान पाए कि कैसे कैसे आगे बढ़े जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हुए सुरेश जी, बहुत सारी बातें हैं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपसे बात करके और बहुत इंटरेस्टिंग, और हमारे दर्शकों का भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। बहुत सारे लाइकिंग्स, बहुत सारे कमेंट्स देख रहे हैं, और बहुत सारी बातें थोड़े समय में करनी है। उसके लिए ये है कि बहुत कुछ आपने अचीव किया है आज आईएमसी के माध्यम से। विदेश यात्राएं करी हैं, बड़े बड़े जगह पे जाने का मौका मिलता है, बहुत बड़ी टीम आपने बना ली है, गाड़ियां ले ली हैं, घर ले लिया है, सब कुछ आज आप एक अच्छे व्यक्ति के पास, एक जिसको बोलते हैं कि शानदार जीवन शैली जो होती है उसको आप इंजॉय कर पा रहे हैं। लेकिन उसके पीछे वो एक कहावत है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, राइट? तो ये ऐसे ही आया, या क्या क्या मेहनत करी, क्या क्या चैलेंजेस आए आपके इस सफर के अंदर, किस प्रकार से आपने काम किया जिससे आप इस लेवल को हासिल कर पाए? सर देखिए, बात करी आपने चैलेंजेस की, जो शुरुआती दौर में हम काम करते हैं क्या क्या परेशानियां आई। आपने बहुत बड़ी बात बोली कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये बात कहीं ना कहीं सच भी है। बहुत सारी चीजें छोड़कर, बहुत जी सारी चीजों को भूलकर हमें इस बिजनेस को आगे बढ़ाना पड़ता है। जब शुरुआती दौर में मैंने काम शुरू किया तो बहुत सारे चैलेंजेस मेरे सामने थे। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि मैं फील्ड में बाहर जाऊंगा, मेरे पास साधन नहीं था। तो शुरुआती दौर में सबसे बड़ा चैलेंज मेरे सामने आया, तो ये आया कि मैंने पलटीना बाइक लेके काम शुरू किया था, जिसको मैंने करीबन 1.5 लाख किलोमीटर चलाया। छोड़ा क्या, जब मैंने काम शुरू किया तो मैंने करीबन 20-20, 25-25 दिन तक मैं उत्तर प्रदेश में या भारत के किसी भी राज्य में जाके जब मैं काम करता था, तो
मेरे बच्चे बड़े परेशान रहते थे, वाइफ बड़ी परेशान रहती थी, ऐसे कैसे काम चलेगा, पीछे से बहुत सारी परेशानियां आती थी। एक वो दिन था जो मुझे आज भी याद है, बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं लेकिन वो जब पैसा आता तो मिल भी जाती है वापस। तो मैं अपनी मेरी ससुराल में मेरी वाइफ गई हुई थी, बच्चे गए हुए थे, तो उनको मैंने छोड़ा और मैंने उनको बोला अपनी ससुराल में कि आपके भाई को बोलो आपकी वो आपको छोड़ जाएंगे घर पे। मैं 20-25 दिन के बाद घर आ रहा था उत्तर प्रदेश से। तो उन्होंने बोला कि इतनी बड़ी कौन सी नौकरी करता है, ऐसा कौन सा धंधा है जो इतने इतने दिन तक बाहर रहता है, कोई फायदा नहीं है, उसका दिल करेगा तो ले जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है। रिश्तेदारों ने, मेरी ससुराल वालों ने ऐसा बोलना शुरू किया। यानी कि बहुत सारे चैलेंजेस थे सामने, रिश्तेदारों को संभालना, भाईचारे को संभालना, बहुत सारे चैलेंज आते थे। तो मैंने बहुत बड़ा वो दिन देखा। उन्होंने जब मुझे बोला कि इतना बड़ा कौन सा काम कर रहा है, जा जाके वहां पे तुलसियां बेच रहा है, लोग तुलसीदास बोलते थे, लोग बोलते थे कि मैं ये हमारा रिश्तेदार नहीं है। जब शुरुआती दौर में काम करते थे तो लोगों ने, दूरियां भी बहुत सारे लोगों ने बनाई, अपने खास दोस्तों ने भी मुझे छोड़ दिया। मेरे एक दोस्त हैं, मैं नाम लूं, आज चलो मेरे साथ आईएमसी में हैं, जिनके साथ मेरे बड़ी खास दोस्ती थी, उस आईएमसी में जब मैं आया तो उसको भी मैंने छोड़ना पड़ा। मैंने दोस्ती को छोड़ा, कुछ समय के लिए छोड़ा, मुझे पता था कि जब मैं कामयाब हो जाऊंगा तो सब लोग आ जाएंगे। उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। 4 साल के बाद समझ में आया, रिश्तेदारों ने मेरा साथ छोड़ दिया कि नहीं हमारे घर पे नहीं आना है, कोई अच्छा काम करे तो आना, नहीं तो नहीं आना। मेरी ससुराल 1.5 साल तक मायने रखता है सर, 1.5 साल तक मेरे रिश्तेदारों ने, मैं चाहे मेरी सिस्टर की बात करूं, चाहे जीजा जी की बात करूं, मेरे ससुराल 1.5 साल तक मैं सर किसी रिश्तेदारी में, किसी भी फंक्शन में, किसी भी शादी में 1.5 साल तक मैं नहीं गया। फाइनली जब मैं डायमंड बना, अपनी गाड़ी अचीवमेंट कर ली, तो फिर मैं फाइनली डब्बा लेकर सबके घर पे गया। उसके बाद मैं घर पहुंचा। तो बहुत सारे रिश्तों को कई बार हमें इसलिए छोड़ना पड़ जाता है, बहुत सारी दोस्ती इसलिए छोड़नी पड़ जाती है क्योंकि हमें कामयाब होना है। जब हम सफल हो जाते हैं तो वो सारे रिश्ते नाते आपके पास आ जाते हैं। तो सर ये सब चीजें छोड़कर ही हम इन चीजों को पा सकते हैं। वो चीजें हमें छोड़नी पड़ेंगी, लेकिन कुछ समय के लिए छोड़नी पड़ेंगी। उसके बाद आपके पास वो कहते हैं ना, ब्याज के सूद के साथ फिर ब्याज भी आपके साथ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी बिल्कुल, चैलेंजेस तो किसी भी काम में होते हैं, कोई भी काम करते हैं। यहाँ पे आपने फैमिली की तरफ से थोड़ा सा देखा, लेकिन काम किया तो आज फैमिली भी साथ है और सब लोग साथ बिल्कुल दे रहे हैं। तो सुरेश जी, एक जो चीजें बड़ी बहुत आम है, बड़ी कॉमन सी बात है, आपने बहुत कुछ अचीव किया है, चैलेंजेस को देख के अचीव किया है। शुरुआत दौर में कठिनाइयां बहुत ज्यादा थी, उसको देख के, उसको चैलेंज लेके फेस करके आपने अचीव किया। लेकिन अब सभी दर्शकों को इस विजयी भव प्रोग्राम, क्योंकि आज का प्रोग्राम ही हमारा ऐसा है जिसमें हम सबकी विजयी भव की ही कामना कर रहे हैं, सब लोग आगे बढ़ जाएं, सब लोग टॉप पे आ जाएं, सब लोग अपने अपने सपनों को पूरा कर पाए। अब उसके लिए आप अपने सपनों को पूरा कर पाए, लेकिन कौन कौन से काम आपने किए, ऐसा क्या किया आईएमसी के, कोई कुछ गोल्डन रूल्स बहुत सारे लीडर्स बताते हैं, या आपके तरीके से कौन सा ऐसे आपने काम किए जिसकी वजह से आप इस लेवल पे आ पाए। और यही हमारे दर्शक भी, कि आप वो भी आज कल को चेयरमैन बन जाएं, एम्बेसडर बन जाएं, सीपी बन जाएं, कोहिनूर बन जाएं। तो आपने जो काम किए वो आप भी बताइए, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए कि मैंने ऐसे ऐसे काम किया तो आगे बढ़ पाया, वो बिल्कुल जानना चाहेंगे आपसे। बहुत अच्छी बात आपने सर, आशीष सर, पूछी है। और वाकई में बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम अगर कामयाब हुए हैं, जब भी कोई भी व्यक्ति मिलता है जी अभी दर्शकों बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए। सर का आई थिंक कुछ टेक्निकल है तो अभी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ये बात है कि बड़ा मजा आ रहा है बातें सुन के, क्योंकि ऐसे दौर से निकल के इतना, वो कहते हैं ना कि फर्श से अर्श तक की पहुंचने की सारी कहानी है जो आज हम सुरेश जी की जुबानी सुन रहे हैं, कि कैसे कहाँ से शुरुआत या होती मैं भी है। मिलता था तो सबसे पहले मेरा एक ही सवाल होता था, जी ऐसा कोई सीक्रेट या ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता सर जिसको, कोई जादू मंत्र या कोई छड़ी नहीं होती जिसको लगाओ और आप कामयाब हो जाओ। जी जी सबसे बड़ी बात तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा, जितने भी हमारे डायरेक्ट सेलिंग, जितने भी आईएमसी बिजनेस के माध्यम से आज विजय भोग प्रोग्राम में जुड़े हुए जितने भी साथी हैं, इस बिजनेस में कामयाबी के पीछे सबसे बड़ा अगर हाथ किसी व्यक्ति का रहता है, वो रहता है हमारी अपलाइन का सर, हमारे सीनियर का रहता है। जी क्योंकि यहाँ पे हम कॉपी कैट मार्केटिंग में हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे नकल का बिजनेस है ये। यहाँ पे जैसा जैसा अपलाइन बोलती है वैसा वैसा हमें करना होता है। यहाँ पे हमें अपनी अपलाइन को सरेंडर करना होता है। 99% लोग बिजनेस में आ तो जाते हैं,
काम करना तो शुरू कर देते हैं, लेकिन समर्पण भावना से शुरू नहीं करते हैं। वो अपलाइन को सिर्फ इतना मानते हैं कि हाँ उसने खाली ज्वाइन कराया है, उसके बाद उसकी बात हम मानेंगे नहीं, अपना दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं। तो सर मेरी कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये है कि मैंने मेरी अपलाइन को अपने आप को सरेंडर कर दिया, क्योंकि मेरे सामने और कोई रास्ता नहीं था। मुझे सफल होना था, मुझे कामयाब होना था, और मुझे सिर्फ एक ही व्यक्ति दिख रहा था जो मुझे कामयाब कर सकता था, सफल कर सकता था। उस व्यक्ति का नाम था मिस्टर महावीर सिंह, मेरे आइडियल, मेरे भगवान। मैंने उनको सरेंडर कर दिया कि सर अब आप जानो और आपका काम जाने, आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करने को तैयार हूं। तो सबसे पहले तो मैंने अपने आप को सरेंडर किया, आईएमसी को और अपने अपलाइन को सरेंडर कर दिया कि सर अब जैसा आप कहेंगे वैसा मैं करने को तैयार हूं। सबसे बड़ा मेरी कामयाबी का राज यही रहा सर, सबसे पहला तो। उसके बाद और बहुत सारी चीजें हैं जिनके माध्यम से आदमी सफल हो जाता है। मैंने फिर, मेरी अपलाइन ने मुझे बोला, फिर मैंने एक ही बात दिमाग में ठान ली कि जैसा जैसा मेरी अपलाइन ने मुझे बोला, जैसा जैसा महावीर सर ने मुझे बोला, वैसा वैसा मैंने करना शुरू किया। मैंने कोई अपना दिमाग नहीं लगाया सर, क्योंकि मेरी एक लाइफ में एक चीज हुई थी। एक बार मैं बताना चाहूंगा कि कामयाबी मेरे बहुत बड़ा कारण था। एक पागल व्यक्ति ने भी मुझे इस चीज के बारे में समझाया, और मैं एक बार महावीर सर और मैं और गौरी शंकर बत्रा सर, हमारे दादा गुरु अपलाइंस है हमारे, उनके साथ मैं बैठा हुआ था, और एक व्यक्ति हमारे पास आता है। हम तीनों लोग बैठे हुए थे टीडी के अंदर बत्रा सर के पास, और उसने आकर जैसे वो मेरे पास आया, तो उस समय मैं नॉर्मल कपड़ों में बैठा हुआ था, वैसे जो भी कैजुअली हम ड्रेसेस डालते हैं। और उस पागल सा व्यक्ति ने थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब था, मुझे गौरी शंकर बत्रा सर ने बताया कि थोड़ा मेंटली है, और ये जैसा जैसा बोले तो इसके साथ ज्यादा भिड़ना बता। तो उसने मुझे आके बोला कि आप नए जुड़े हैं एमसी में। मैंने बोला यस सर। बोला महावीर सर कौन है? मैं बोला मेरी अपलाइन सर। अच्छा गौरी शंकर बत्रा जी कौन है? मैं ये भी मेरी सीनियर अपलाइन सर। तो उन्होंने बोला आप नए नए जुड़े हो? तो मैंने उन्हें बोला खड़े हो जाओ। मैं खड़ा हो गया सर। मैं बता रहा हूँ सर मैंने क्या किया, कामयाबी का बहुत बड़ा राज था। तो मैं खड़ा हो गया। उन्होंने बोला शर्ट उतारो। मैंने शर्ट उतारी। मैं क्या ये कर क्या रहा है, समझ में नहीं आ रहा। उन्हें क्या किया, मेरी शर्ट उतारी और अपनी बढ़िया शर्ट डाल के तूने शर्ट दी। और महावीर सर ने, उसने कोट डाला हुआ था अपना उसके पास एक कोट था, उसने कोट डाला हुआ था, वो अपना कोट मुझे दे दिया। और कोट दे दिया तो उसने जैसे बोला कि अब हम 4 लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, सबसे बढ़िया आप कोट पैंट आप डाल के आप बैठे हुए हैं, आप बताइए अगर कोई बाहर से व्यक्ति आएगा तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट और सफल और सीनियर किसको मानेगा? तो सिंपल सी बात है, बोला जी आपको मानेगा, क्योंकि सबसे अच्छे कपड़े आपने डाले, अच्छी ड्रेस आपने डाली है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप जितना अच्छा अपलाइन को कॉपी करेंगे, जितना अच्छे अपलाइन को कॉपी करेंगे, उतना आप कामयाब हो जाएंगे। और एक बुक भी आती है उज्जवल पाटनी की, उसमें भी लिखा होता है कि 100% आप अपलाइन को कॉपी कर लीजिए और 2-4% तो आपके पास भी होगा, तो आपके पास अपलाइन से कहीं ना कहीं ज्यादा हो जाता है। तो और कोई बड़ा दिमाग लगाना नहीं सर। ऊपर से मैंने पूछा कैसे, नीचे बता दिया ऐसे, और बीच में बस कमाए पैसे सर। बिल्कुल। तो ये सक्सेस का मेरा राज रहा। और रही बात तो सबसे बड़ा डायरेक्ट सेलिंग में या फिर आईएमसी बिजनेस की हम बात करें, तो आईएमसी में सबसे बड़ा अगर सफलता का मेरा रहस्य रहा है तो वो रहा है 100% प्रोडक्ट यूज। 100% प्रोडक्ट यूज। जिस दिन से मैंने आईएमसी ज्वाइन करी थी उस दिन से मैंने निर्णय ले लिया था कि आज के बाद आईएमसी के अलावा मैं कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाला नहीं हूं। मैंने निर्णय ले लिया था, जबकि मैंने अपनी बीवी को भी बोल दिया था कि अगर तू आईएमसी के प्रोडक्ट यूज करेगी, आईएमसी के सामान यूज करेगी, आईएमसी की क्रीम लगाएगी, आईएमसी की साबुन से नहाएगी, आईएमसी की साड़ी पहनेगी, तो ये अपनी बात बनेगी, तभी मेरे पास रहेगी, नहीं तो अपनी जयराम जी की। चलो उसको फाइनली मेरे साथ रहना था, तो धीरे धीरे हमने आईएमसी का ही प्रोडक्ट यूज किया। और जब से मैंने 100% आईएमसी का प्रोडक्ट यूज किया, सबसे बड़ी हेल्थ भी बन गई, सेहत भी बन गई। हेल्थ और वेल्थ दोनों चीजें आईएमसी मिलती हैं। 100% प्रोडक्ट यूज किया, उसके ऊपर काम किया, ड्रेस कोड को फॉलो किया, हमेशा पहले वो काम किए जो मैंने टीम से करवाने थे। होम मीटिंग्स मैंने करनी शुरू करी। होम मीटिंग के माध्यम से मेरा बिजनेस बढ़ा। 1 to 1 जाके मैंने काम करना शुरू किया, लिस्ट बनाकर मैंने काम करना शुरू किया सर। ये सारी वो चीजें हैं जो हमें कामयाब बनाती है, सफल बनाती है। लेकिन 99% लोग जो है ये काम करते नहीं है, 100% प्रोडक्ट यूज करते नहीं है, लिस्ट बनाते नहीं है, होम मीटिंग करते नहीं है, मीटिंग और ट्रेनिंग्स में जाते नहीं है। ऐसा कोई ट्रेनिंग
सेमिनार प्रोग्राम नहीं था जो सर मैंने आशीष सर मैंने अटेंड नहीं किया हो, चाहे वो 5,500 रुपए का आगरा का इवेंट हो, चाहे वो अपने मोरनी हिल का हो, जो भी प्रोग्राम होता था मैं उसको अटेंड करता था। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक बात जाती होगी 5,500 रुपए भर के हम ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों अटेंड करने जाएं, कैसे जाएं, हमारे पास पैसे नहीं है। तो सर जैसे मुझे पता चलता था कि ट्रेनिंग पॉइंट है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है, तो मैं पहले से ही थोड़ा थोड़ा पैसा एडजस्ट करके रखना शुरू कर देता था कि मुझे 5500 रुपए ट्रेनिंग के देने हैं, क्योंकि इस सिस्टम में सीखने का बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि इस सिस्टम में हम जो है अपनी मर्जी से नहीं आते हैं सर। हर बिजनेस में व्यक्ति अपनी मर्जी से आता है। एक डॉक्टर अपनी मर्जी से डॉक्टर बनता है, एक टीचर अपनी मर्जी से टीचर बनता है, एक वकील अपनी मर्जी से वकील बनता है। हर व्यक्ति पहले से अपनी मर्जी से प्लानिंग करके पढ़ लिख के अपना प्रोफेशन को चुनता है। लेकिन आईएमसी बिजनेस में हम अपनी मर्जी से नहीं आते हैं, इत्तेफाक से कोई व्यक्ति आता है, हमें बिजनेस के बारे में बताता है और हम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इसकी कोई नॉलेज हमारे पास नहीं होती जी। तो यहाँ पे मैंने सीखना शुरू किया सर, सीखने के लिए हमेशा तैयार रहा और आज आपके सामने हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छी बात आपने बताई कि अपलाइन को समर्पण देना बहुत बड़ा काम होता है, और अक्सर देखा जाता है कि यहीं पे आके लोग काफी मार खा जाते हैं या अपनी अपलाइन को उस प्रकार से फॉलो नहीं कर पाते, जैसे क्योंकि ये भी डायरेक्ट सेलिंग में चलना है, एमसी में चलना है कि आपका एक ही व्यक्ति है जो आपके बारे में बुरा नहीं सोचता है, वो आपकी अपलाइन होती है, राइट। तो वो अगर आपको अच्छी मिल जाती है, और डेफिनेटली आपके अपलाइंस, आपके लीडर्स बहुत शानदार तरीके से आपने उनको फॉलो किया है और आप इस लेवल पे आए हैं। और सुरेश जी, ये भी बात प्रोडक्ट यूज करना, क्योंकि हमारा तो बेसिकली प्रोडक्ट ही है जो काम करता है, हम लोग स्वस्थ हैं उस प्रोडक्ट के माध्यम से हैं। आपके बारे में जो सुना जाता है ये है कि आप कैनोपी एक्टिविटीज या रिटेलिंग के ऊपर बहुत फोकस करते हैं और डे टू डे इन एक्टिविटीज में ज्यादा रहते हैं, तो इनका क्या बेनिफिट मिलता है, ये इनको कैसे करना चाहिए, ये भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल सही बात है सर। कैनोपी एक ऐसी चीज है, जब हम शुरुआती दौर में काम शुरू करते हैं तो हमारे पास 10, 20, 50, 100 लोगों की लिस्ट होती है सर। वो जानकार लोगों की लिस्ट होती है, इर्द गिर्द के जो हमारे रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, जिन लोगों को एक हमारा एक दायरा होता है, हर इंसान का एक दायरा होता है, उस दायरे में शुरुआती दौर में काम करता है। मैंने भी अपने दायरे में शुरुआती दौर में जब काम किया, धीरे धीरे हर व्यक्ति का एक सवाल होता है कि हर व्यक्ति कहता है सर लोग ही नहीं है, किसके पास जाऊं, किससे मिलूं, कैसे जाके बात करूं, किसी के पास जाके 1 to 1 करूं या डोर जाके खटखटाऊं। जब डोर खटखटाऊंगा तो कोई बात सुनेगा, नहीं भी सुनेगा। और किसी भी चीज को जब हम किसी को देने जाते हैं तो हो सकता है कि उसके भाव घट जाते हो, जब कोई लेने आता है तो उसके भाव बढ़ जाते हैं। और कैनोपी जो है इस बिजनेस का इतना बड़ा स्तंभ है, एक पिलर की तरह काम करती है आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए और आपको नया नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। हर उस जगह पे कैनोपी एक ऐसा माध्यम है, जिस जगह पे, जिस राज्य में, जिस देश में, जिस भी शहर में आप चाहें वहां पे आपका बिजनेस खड़ा कर सकती है कैनोपी। कैनोपी बहुत बड़ा माध्यम है सर। कैनोपी के ऊपर मैं बहुत बड़ा फोकस करता हूं, मेरी टीम में बहुत सारी कैनोपीज लगती हैं। कैनोपी के माध्यम से मैंने अलग अलग राज्य में, एमपी में मेरा कोई रिलेटिव नहीं था, एमपी में मैंने टीम शुरू की है, यूपी में मेरे कोई रिश्तेदार नहीं थी, कैनोपी के माध्यम से बिजनेस शुरू हुआ है। बहुत सारी और जगह पंजाब में है, बहुत सारे जगह पे आज कैनोपी की वजह से बिजनेस शुरू हुआ है। तो कैनोपी का बहुत बड़ा महत्व है नए लोगों से मिलने के लिए, नया नेटवर्क क्रिएट करने के लिए। इस बिजनेस में माना जाता है कि जब तक हर रोज आपकी टीम में नए लोग नहीं आएंगे, आपका बिजनेस बड़ा नहीं हो पाएगा। देखिए, बिग नेटवर्क, बिग इनकम। जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी हमारी इनकम होगी। और बड़ा नेटवर्क बनाने के लिए हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों को प्लान बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। और कैनोपी एक ऐसा माध्यम है जो हमें नए लोगों से मिलने का मौका देती है, नए लोगों को प्लान देने का मौका देती है। और दूसरी बात, कैनोपी से रिटेलिंग इतनी अच्छी हो जाती है कि व्यक्ति 25 से 30 हजार रुपए महीने के एक कैनोपी के माध्यम से आसानी से कमा सकता है, अगर वो सही तरीके से कैनोपी लगे। आशीष जी, मैं बताना चाहूंगा कैनोपी लगाने का एक शानदार तरीका है। कैनोपी लगाने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होने चाहिए। बहुत सारे लोग जो टूल नहीं ले पाते। कैनोपी हमारी, सबसे पहले तो हमारी कैनोपी खुद की होनी चाहिए सर। बहुत सारे लोग खुद की कैनोपी नहीं लेते हैं, खुद की कैनोपी हमारे पास होनी चाहिए। कैनोपी लगाने के पास फिर हमारे पास कुछ प्रोडक्ट हैं जो बहुत ट्रेनिंग में चलते हैं, बहुत तेजी से बिकते हैं। चाहे वो हमारी एलो डेंटल क्रीम हो, चाहे वो हमारी श्री तुलसी हो, चाहे वो हमारी एलो डाइजेस्ट हो, चाहे हमारी एलो ज्योति है, एलो ज्योति प्लस है, पेन में ऑयल है। ये हमारे कुछ मुख्य प्रोडक्ट हैं जो कैनोपी के ऊपर बहुत शानदार तरीके से बिकते हैं।
जिनके ऊपर मैं काम कर रहा हूं, जिनके ऊपर मेरी टीम काम कर रही है, जिसके माध्यम से हमारा बिजनेस बढ़ रहा है, अलग अलग जगह पे तैयार हो गया। पंपलेट बना के आप मैं रखता हूं सर कनोपी के ऊपर। श्री तुलसी का पंपलेट है, पेन ऑयल का है, पेस्ट का है, उसकी डिटेल्स है। पीछे एक हमारा शानदार प्रोडक्ट हिमालयन बेरी है, उसको मैं रखता हूं। एक हमारा जो सबसे बड़ा टूल्स है, मेरी सफलता का जो सबसे बड़ा रहस्य है, वो एक और है जिसको बोलते हैं बॉडी स्कैनर मशीन, जिसके माध्यम से सामने वाले के हम बॉडी को स्कैन करते हैं, जिसको बीएमआई टेस्ट बोलते हैं। वो हमारी कनोपी के ऊपर हम रखते हैं, तो जिससे हमें बहुत जल्दी सफलता मिलती है, जिससे जितने भी साथी हैं अगर इस तरीके से काम करते हैं तो वो बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। कनोपी पे जब हम खड़े होते हैं तो मेरा काम करने का तरीका एक ही रहता है, मैं पंपलेट रखता हूं, आने जाने वालों को एक ही बात बोलता हूं कि आइए सर, ये हमारा आयुर्वेदिक हर्बल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, हम स्वदेशी प्रोडक्ट का प्रचार कर रहे हैं, हम आयुर्वेद और ऑर्गेनिक चीजों का प्रचार कर रहे हैं, और आज हमारी यहाँ पे तो कनोपी के माध्यम से बिजनेस जो है कहीं पे भी आप इस बिजनेस को ले जा सकते हैं। तो कनोपी एक बहुत बड़ा माध्यम है आपके नेटवर्क को बड़ा करने के लिए सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ये क्योंकि बिगिनिंग में अगर आप बहुत बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं, बहुत सही बात बोली, जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतनी बड़ी इनकम होगी। और आप जैसे लीडर हैं तो बहुत सारे लोग वैसे ही आगे बढ़ने वाले हैं। आप लीडरशिप में आए और बहुत सारे साथी अभी भी लाइव हमें देख रहे हैं, और ये प्रोग्राम की शुरुआत है, आगाज हुआ है, और इतना शानदार आगाज हुआ है। दोस्तों मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं हमारे ग्रेट एम्बेसडर स्टार सुरेश जी के लिए। बहुत सारे साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। एक बार कमेंट सेक्शन में डालिए कैसा लग रहा है सेशन, आप डालिए, और कहाँ से पूरे हिंदुस्तान भर में, वर्ल्ड वाइड भी कोई भी व्यक्ति फेसबुक के माध्यम से ये प्रोग्राम अभी लाइव भी देख सकता है, या आपको अभी बाद में भी लाइव इस फेसबुक पेज के माध्यम से ये प्रोग्राम को आप दोबारा भी देख सकते हैं। लेकिन अभी कौन कौन देख रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, हिंदुस्तान भर में कहाँ से लोग जुड़े हुए हैं, डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में डालिए। और ये भी बताइए कि कैसा लगा है आपको ये प्रोग्राम। और जाते जाते सुरेश जी एक चीज आपसे और भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लीडरशिप के ऊपर बहुत बिलीव करते हैं, उसको बोलते हैं कि टिप ऑफ द डे है आज का, कि एक गुरु मंत्र होता है जो हमारे दर्शकों को मिल जाए आपके। आप बहुत सारे लोग आपको गुरु बोलते हैं, टीचर बन चुके हैं, बहुत लोग गाइड बन चुके हैं। एक गुरु मंत्र कि आपको ऐसा एक टिप ऑफ द डे एक हमारे दर्शकों को दीजिए, जिससे उनको ये हो जाए कि यार बिल्कुल आईएमसी में आज जीत कंफर्म है, हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे विजयी होके रहेंगे। जी बिल्कुल सर, देखिए मैं आज आपने बोला कि कोई टिप्स, फिर मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी कोई टिप्स वैसे तो होती नहीं है, लेकिन एक चीज है जो हर इंसान को आगे बढ़ाती है, एक जो हर इंसान को जोश और जुनून में लेके आती है, कोई ना कोई कारण। क्योंकि जब तक कोई कारण आपके जीवन में नहीं है, जब तक कोई रीजन आपका नहीं है काम करने का, आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। कोई ना कोई रीजन ढूंढिए, कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरणा देता होगा कि मुझे क्यों करना है। क्योंकि कैसे करना है जरूरी नहीं है। मैं जितने भी साथी मैं बताना चाहूंगा, किसी भी काम को कैसे करना ये जरूरी नहीं होता आशीष सर। किसी भी काम को क्यों करना है ये जरूरी है। कैसे करना है वो आदमी बाद की बात है, कैसे जैसे तैसे शाम दाम दंड भेद लगा के व्यक्ति कर लेगा, लेकिन 99% लोगों को ये नहीं पता कि मुझे काम क्यों करना है। और आज जितने भी साथी हैं मैं उनको बताना चाहूंगा कि आज ही और अब ही एक रीजन बनाइए कि आपको इस काम को क्यों करना है। जब आपके सामने कोई क्यों करने का कारण होगा तो आप कभी भी अपलाइन से किसी भी व्यक्ति से कभी भी आप ये सवाल नहीं पूछेंगे कि मुझे कैसे करना है। क्योंकि अभी तक आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि मैं इस काम को क्यों करना है। लिखिए आज ही, मेरे पास बहुत सारे कारण हैं काम करने के, मैंने इस काम को क्यों करना है। मेरे सामने कारण था कि मैं चाहता हूं कि मेरी मां ने मुझे, हमारे परिवार को कैसे कैसे पाला है, लोगों को घरों में पोछे लगा के पाला है। मैं नहीं चाहता कि मेरे आने वाले बच्चे इस कारण इन चीजों को देखें। मैंने लोगों के घरों में नौकरी करी है, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे वो दिन देखें। मेरे पास कारण था, मैं चाहता था कि ये बचपन में मेरे पिता को मैंने खोया है, मेरे पिता चले गए, लेकिन मैं चाहता हूं, मेरे क्यों था कि मुझे इस समय में आईएमसी के माध्यम से
मुझे ऐसा कुछ कर दिखाना है कि आने वाले समय में मेरे एक अच्छा घर बने और जिसके सामने मैं मेरे पिता की एक नाम प्लेट लगा सकूं, जिससे मेरे पिता का नाम रोशन हो। और मैं जब दुनिया से चले जाऊं तो कम से कम मेरे बच्चे गर्व से कह सकें हाँ कि मैं मेरे पापा थे। मेरी बीवी दोबारा से, अगर मैं सबको कहना चाहता हूं, आपकी वाइफ, आपकी माँ, आपकी सिस्टर, आपका भाई आप पे गर्व महसूस करे कि हाँ अगर बेटा हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसा, बहन हो तो ऐसी, मतलब ये ऐसा गर्व महसूस करे। कारण ढूंढिए। आशीष सर क्यों क्यों करना है इस काम को, लिखिए। अगर आपके पास क्यों नहीं है तो आप बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, आप क्राउन प्रेसिडेंट नहीं बन पाएंगे। सर क्यों ढूंढना जरूरी है, वो क्यों ही आपको आगे लेके जाएगा। मेरे बहुत सारे क्यों थे कि मुझे इसको क्यों करना है, उसी के माध्यम से आज मैं यहां तक पहुंच पाया, क्योंकि मेरा बहुत सारे बड़े कारण थे काम करने के। सर जी बिल्कुल, क्यों ढूंढिए सर। साथियों आपको भी लगता है जो सर बोल रहे हैं क्यों, अगर सहमत है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में डालिए, लिख के डालिए, आपकी प्रेजेंस का पता चले, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम को एक्टिवली ये पता चले। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और बहुत 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 मजा आया है सर के साथ, बातें बहुत हैं, सर से बातें करनी है तो बहुत सारी हैं, लेकिन समय हो चला है क्योंकि आज सारा दिन ये प्रोग्राम चलना है और बहुत ही कीमती समय आज सुरेश जी ने अपने शेड्यूल में, आई नो कि सर कल दिल्ली में थे, पूरे 3 दिन का लंबा लंबा प्रोग्राम चला है, हम लोग साथ में रहे और बहुत सारी बातें वहां भी हुई हैं। लेकिन अभी इस प्रोग्राम के अंतिम चरण में आते आते मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। खास तौर पे सबसे पहले दोस्तों एक बार फिर से जोरदार तालियां और बहुत बहुत अभिवादन के साथ सुरेश पनिहार जी, एम्बेसडर स्टार, आज हमारे बीच में रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। दूसरा विशेष धन्यवाद पूरे जितने भी दर्शक गण जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरे हिंदुस्तान भर में से जुड़े हुए हैं, अभी भी प्रोग्राम को लाइव देख रहे हैं और बाद में भी इस प्रोग्राम को आप हमारे आईएमसी के सोशल नेटवर्क फेसबुक पेज के ऊपर इसको दोबारा देख सकते हैं। बहुत सारी बातें हमने, बारीकी बातें जो आज सुरेश जी के माध्यम से, छोटी उम्र है आप सब देख सकते हैं, छोटी उम्र में इतना बड़ा का एक इतिहास बना के अपनी फैमिली को आगे बढ़ा के, और बहुत सारे चैलेंजेस को पीछे सपोर्ट नहीं है उसके बावजूद भी आईएमसी में आज इतना बड़ा ये संभव है, ये सब कुछ पॉसिबल है तो आईएमसी के अंदर पॉसिबल है। ये ही विजयी भव प्रोग्राम है। जैसे आईएमसी में सुरेश जी आज विजयी हुए हैं, बहुत सारे ऐसे और हमारे बहुत सारे बड़े बड़े लीडर हैं जो विजयी हो चुके हैं, विजयी की रथ के ऊपर और यात्रा कर रहे हैं। वैसे ही हम भी इस प्रोग्राम के माध्यम से, इस आईएमसी के माध्यम से बहुत आगे जा सकते हैं, बहुत सशक्त हो सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और जो भी कारण आपके पास है आईएमसी करने के, जैसे सुरेश जी ने बताया, उनके ऊपर काम करते हैं तो आगे बढ़ते हैं। तो सुरेश जी के माध्यम से आज बहुत कुछ जानने का मौका मिला। और दोस्तों ये प्रोग्राम आज सारा दिन चलेगा, ऐसे ही बहुत सारे जानदार, शानदार, जबरदस्त लीडर से आज सारा दिन इस विजयी भव प्रोग्राम के माध्यम से हमें मिलने का मौका मिलेगा। तो जुड़े रहिए, सुनते रहिए, जानते रहिए, सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। यही विजयी भव प्रोग्राम की हमारी कामनाएं हैं, आप सब लोग आगे बढ़े, यही विजयी भव है। थैंक यू सो मच सुरेश जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, साथी थैंक यू सो मच। गुड एमसी। तो अगले प्रोग्राम के लिए चलते हैं, तब तक के लिए गुड आईएमसी। गुड एमसी।